नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय बारा की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। संघीय कार्यपालिका में हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद इन सबको अब तक पढ़ लिया है। आज की वीडियो में हम संघीय कार्यपालिका में एक और जो महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है, महान्यायवादी का पद, उसको पढ़ने का प्रयास हम करेंगे। तो आज का हमारा विषय है महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल। तो महान्यायवादी की अगर हम बात करें तो महान्यायवादी पद का जिक्र हमारे संविधान में अनुच्छेद 76 में मिलता है। और महान्यायवादी भारत सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी, सर्वोच्च लीगल ऑफिसर ये होते हैं। सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। अब हम महान्यायवादी पद के लिए हम क्या क्या पढ़ेंगे वो सब हम देख लेते हैं। तो महान्यायवादी पद में हम सबसे पहले तो देखेंगे महान्यायवादी पद की नियुक्ति किस प्रकार से होती है। फिर हम देखेंगे इनकी पद की योग्यताएं क्या क्या हैं। फिर हम देखेंगे इनका कार्यकाल, फिर इनका पारिश्रमिक देखेंगे, उसके पश्चात हम देखेंगे इनके कार्य और शक्तियां क्या क्या हैं वो देखेंगे, और सबसे अंत में हम देखेंगे महान्यायवादी के रूप में इनके क्या क्या अधिकार हैं और इनके पद की क्या सीमाएं हैं, उन सबको देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नियुक्ति की बात। तो जिस प्रकार से हमारे संविधान में कई सारे जो संवैधानिक पद होते हैं उन पर नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसी प्रकार से महान्यायवादी पद की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब बात करें हम महान्यायवादी पद के लिए योग्यताओं की। तो योग्यताओं के बारे में संविधान में ये कहा गया है कि महान्यायवादी पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए आवश्यक हैं। तो योग्यताएं क्या हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान इनकी योग्यताएं हैं। अब सवाल उठता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के लिए कौन कौन सी योग्यताओं की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए सर्वप्रथम जो योग्यता है वो क्या है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता कि वह 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, यानी भारत का नागरिक हो। इसके अलावा वह 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या यानी अगर न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया है तो दूसरी योग्यता क्या हो सकती है कि 10 वर्ष तक लगातार उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो, यानी वकील रहा हो, या 10 वर्ष तक वकालत उसने उच्च न्यायालय में की हो। और अगर ये दोनों योग्यताएं न हैं तो तीसरी योग्यता क्या हो सकती है कि अगर वह व्यक्ति राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता है तब भी वह उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बन सकता है। यानी राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता वह रहा हो। तो इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के लिए योग्यताएं क्या क्या हैं कि वह भारत का नागरिक हो, 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, या उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। तो जिस प्रकार से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए जो योग्यताएं हैं वही योग्यताएं क्या हैं? महान्यायवादी पद के लिए होती हैं। अब हम महान्यायवादी पद का कार्यकाल देख लेते हैं। कार्यकाल की बात करें तो संविधान में इनके न तो निश्चित कार्यकाल की बात की गई है और न ही इनको हटाने की किसी निश्चित तरीके की बात की गई है। यानी संविधान में
न तो निश्चित इनका क्या है कार्यकाल है और न ही हटाने की कोई क्या है निश्चित व्यवस्था दी गई है। संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। संविधान में केवल इतना कहा गया है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक महान्यायवादी अपने पद पर बने रहेंगे। इसी के साथ यानी जब तक राष्ट्रपति चाहें। इसी के साथ यह भी हो सकता है कि महान्यायवादी पद पर नियुक्त व्यक्ति त्यागपत्र के द्वारा अपना पद त्याग सकते हैं। त्यागपत्र देकर भी अपने पद से वो क्या हो सकते हैं? मुक्त हो सकते हैं। लेकिन अगर व्यवहारिक परिस्थितियों की अगर हम बात करें तो यह है कि महान्यायवादी पद पर जिस व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है उस व्यक्ति की सिफारिश सत्तारूढ़ सरकार के द्वारा की जाती है। इसलिए जब वह सरकार त्यागपत्र दे देती है या वो सरकार हट जाती है तो महान्यायवादी को भी अपने पद से हटना होता है। यानी जब सरकार त्यागपत्र दे दे या सरकार बर्खास्त हो जाए तो ऐसी स्थिति में यह परंपरा है कि महान्यायवादी भी अपने पद से क्या दे देते हैं? त्यागपत्र दे देते हैं। यानी संबंधित जो सरकार है उनके साथ वो बने रहते हैं और जैसे ही वह सरकार हटती है महान्यायवादी भी अपने पद से हट जाते हैं। पारिश्रमिक की अगर हम बात करें तो पारिश्रमिक के बारे में ये कहा गया है, यानी निश्चित पारिश्रमिक इनका तय नहीं किया गया है। इतना कहा गया है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर निर्धारित वेतन और भत्ते क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते वो प्राप्त करेंगे। अब हम महान्यायवादी के कार्य और शक्तियों को देख लेते हैं। कि राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विधि संबंधी जो मुद्दे हैं उन पर ये भारत सरकार को क्या देते हैं? सलाह देते हैं। तो पहला कार्य इनका हो गया राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए कौन से मुद्दे? विधि संबंधी, यानी लीगल जो इशू होंगे उन पर ये क्या करेंगे? भारत सरकार को अपनी सलाह देंगे, क्योंकि ये क्या होते हैं? लीगल ऑफिसर होते हैं। इसलिए जो लीगल इशू आएंगे उन पर ये भारत सरकार को क्या देंगे? सलाह देंगे। दूसरा इनका जो कार्य होता है महान्यायवादी के रूप में वह होता है कि राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए किसी विधि संबंधी कार्य का ये क्या करेंगे? निर्वहन करेंगे। यानी राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विधिक कर्तव्य का ये पालन करेंगे। और तीसरा महत्वपूर्ण कार्य इनका महान्यायवादी के रूप में वो ये है कि अगर संविधान या किसी विधि के द्वारा इनको कोई कार्य सौंपा जाता है तो उसका वो क्या करेंगे? निर्वहन करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी को कौन कौन से कार्य सौंपे जाते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा इनको जो 3 प्रकार के कार्य सौंपे जाते हैं। पहला कि भारत सरकार से संबंधित जो मामले हैं उनमें उच्चतम न्यायालय में ये भारत सरकार की ओर से पेश होते हैं। पेश होते हैं किसमें? उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार के विरुद्ध जो मामले हैं उनमें ये भारत सरकार की ओर से पेश होते हैं। दूसरा इनका जो कार्य है वो क्या है कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति न्यायपालिका से क्या लेते हैं? परामर्श लेते हैं। ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय में राष्ट्रपति की ओर से ये क्या होते हैं? पेश होते हैं। राष्ट्रपति की ओर से अपना पक्ष भारत सरकार का पक्ष रखते हैं। तीसरा इनका महत्वपूर्ण कार्य महान्यायवादी के रूप में जो राष्ट्रपति सौंपते हैं वो क्या है कि किसी भी उच्च न्यायालय में इनको सुनवाई का क्या है? अधिकार है। ये इनके क्या थे? कार्य और शक्तियां थी। अब हम देखते हैं महान्यायवादी के रूप में इनके अधिकार और इनके पद की सीमाएं क्या क्या हैं।
यानी महान्यायवादी पद के हम क्या देखेंगे, अधिकार क्या है महान्यायवादी के पास में और उनके पद की सीमाएं क्या क्या हैं। तो अधिकारों की बात करें तो महान्यायवादी के रूप में इनके पास में ये अधिकार है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में इनको क्या है, सुनवाई का अधिकार है। किसी भी क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में इनको क्या है, सुनवाई का अधिकार है। दूसरा महत्वपूर्ण इनके पास में अधिकार है वो ये है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में इनको भाग लेने का अधिकार है और कार्यवाही में बोलने का भी इनको अधिकार है। यानी संसद की कार्यवाही में। और दूसरा, अगर संसद की संयुक्त बैठक चल रही है तो संयुक्त बैठक में भी इन दोनों ही स्थितियों में इसको क्या है, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। और दूसरा, इनको बोलने का अधिकार भी होता है। लेकिन इनको मतदान करने का अधिकार नहीं होता। यानी संसद की कार्यवाही में ये भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मतदान करने का इनको अधिकार नहीं होता है। और जब संसद की कार्यवाही में या संयुक्त बैठक में भाग लेते हैं तो उस समय इनको संसद सदस्यों को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं और संसद सदस्यों को प्राप्त होने वाले विशेषाधिकार भी इनको प्राप्त होते हैं। अब इनके पद की हम सीमाओं की बात करें तो पहली सीमा तो यही है कि महान्यायवादी भारत सरकार के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई केस या प्रकरण नहीं ले सकते। भारत सरकार के विरुद्ध कोई केस ये नहीं ले सकते। दूसरी इनके पद की जो सीमा है वो क्या है कि जिस मामले में ये भारत सरकार का पक्ष रख रहे हैं उस मामले पर किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी ये नहीं कर सकते। यानी जिस मामले में भारत सरकार का पक्ष रख रहे हैं उसमें ये क्या कर सकते हैं, टिप्पणी किसी प्रकार की नहीं करेंगे। तीसरी इनके पद की सीमा है वो क्या है कि भारत सरकार की अनुमति के बिना न तो ये किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक केस ले सकते हैं और न ही किसी परिषद या कंपनी में कोई पद धारण कर सकते हैं। तीसरी सीमा क्या है, भारत सरकार की अनुमति के बिना, अनुमति से तो कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, न तो आपराधिक केस ले सकते हैं और न ही किसी कंपनी या निगम में ये कोई पद धारण कर सकते हैं। इन दोनों ही चीज़ों पर क्या है, रोक है। इस प्रकार से ये इनके पद की क्या थी, सीमाएं थी। लेकिन महान्यायवादी चूंकि भारत सरकार के क्या हैं, भारत सरकार के पूर्णकालिक ये वकील नहीं है, इसलिए पूर्णकालिक वकील नहीं है, इसलिए ये अपनी निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं। निजी प्रैक्टिस से इनको रोका नहीं जा सकता। ये इनके पद की क्या थी, सीमाएं थी। इस प्रकार से महान्यायवादी के पद को हमने देखा। तो महान्यायवादी के अलावा दो और कानून अधिकारी हमारे देश में होते हैं। वो होते हैं, एक होता है महाअधिवक्ता और दूसरा पद होता है अपर महाअधिवक्ता। तो संविधान में तो केवल अनुच्छेद 76 में तो केवल महान्यायवादी पद की व्यवस्था की गई है। महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता पद की व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं है। सामान्यतः इन दोनों को महान्यायवादी को कार्यों में सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने महान्यायवादी पद को देखा। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।